हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन का सिर्फ फंक्शन पोर्शन। रिलेशन फंक्शन देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पढ़ चुके हैं। उसकी जो एक्सरसाइज 1 है वो भी पूरी हमने सॉल्व कर ली है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके रिलेशन फंक्शन के अंदर आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आज ये जो वीडियो हमने बना रहे हैं, ये वीडियो हमारा जो है वो फंक्शन का इंट्रोडक्शन है। ये सिर्फ क्या करेगा, फंक्शन का इंट्रो पढ़ाएगा आपको। इंट्रो पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। तो सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि हमारे पास फंक्शन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले पता करेंगे फंक्शन क्या होता है। देखिए फंक्शन क्या होता है, मैं आपको समझा दूँ। फंक्शन का मतलब होता है एवरी डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। देखिए ये आपके पास डोमेन का कॉलम है, ये आपके पास कोडोमेन का कॉलम है। ये डोमेन है ए, ये कोडोमेन है बी, और ए से बी की ओर फंक्शन है। अब देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, जितना भी आप लेना चाहो उतना ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि फंक्शन क्या होता है। देखिए फंक्शन में क्या है, कह रहा है एवरी डोमेन हैज़ यूनिक इमेज। कह रहा है जितने भी डोमेन है जैसे 1 2 3 4, इन सब की अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक शब्द से यहाँ का मतलब है एक। यहाँ पे यूनिक का मतलब अनोखा नहीं है, यहाँ पे यूनिक का मतलब एक होता है। एक, सबकी एक एक वैल्यू होनी चाहिए, एक एक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे पास कोई रिलेशन दिया होता, उसमें मैंने किसी चीज़ की वैल्यू 1 रखी होती और मेरा आंसर ए आ जाता। मैंने वहाँ पे बी रखा होता, उसका भी आंसर ए आ जाता। मैंने सी 3 रखा होता तो सी आ जाता, 4 रखा होता तो सी आ जाता, बी आ जाता। ऐसे करके यहाँ मान लो 5 होता, 6 होता, 5 रखने पर डी आ जाता। तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे डोमेन के कॉलम में 1 2 3 4 5 5 लोग हैं और पांचों लोगों की एक इमेज बन रही है। पांचों लोगों की एक इमेज बन जा रही है। यहाँ पे 1 की एक इमेज ए है और 2 की भी इमेज ए है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइए। उसने ये नहीं कहा हमसे कि 1 और 2 की एक ही इमेज नहीं हो सकती है। फंक्शन होने के लिए सिर्फ डोमेन की एक इमेज होना ज़रूरी है, सिमिलर इमेज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम आगे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फंक्शन पढ़ रहे हो, अभी आप ये जानना चाहते हो कि सिर्फ फंक्शन क्या चीज़ें होती हैं, तो आप समझिए कि डोमेन के कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, उन सबके पास एक एक इमेज होनी ज़रूरी है, भले ही वो इमेज रिपीटेड ही क्यों ना हो। ऐसे केसेस में ये क्या हो जाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं ये फंक्शन बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 कॉमा ए रिलेशन के अंदर, ये हो जाएगा 2 कॉमा ए, ये हो जाएगा 3 कॉमा सी, दिस इज़ 4 कॉमा बी एंड 5 कॉमा डी। और आपने अब तक अपने क्लास वालों से किसी से अब तक तो ये बात सुन ही ली होगी कि फंक्शंस वो लोग होते हैं जिनका डोमेन सेम नहीं होता। तो देखिए मेरा डोमेन सेम नहीं है। 1 में ए है, 2 में ए है, 3 में सी है, 4 में बी है, 5 में डी है। तो फंक्शन की एक डेफिनेशन अगर हम रिलेशन की तरीके से चलें, रिलेशन की तरह से चलें, तो फंक्शन में ये बोला जाता है कि डोमेन नॉट सेम इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर। इन्हें ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ऑर्डर्ड पेयर में डोमेन सेम नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है डोमेन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही तो दैट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, अब आप समझिए। फंक्शन का मतलब होता है एवरी डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इन अ को डोमेन। सो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसकी सभी इमेजेस के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए एक एक इमेज मौजूद है कोडोमेन में, तो इस ऐसे फंक्शन को क्या, ऐसे रिलेशन को एक फंक्शन कहा जाता है। ऐसे रिलेशंस को फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चल के हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइप्स। अगला है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। देखिए क्लास 12th के सिलेबस में जो फंक्शन है हमारे पास, सबसे पहला जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन है। जो सेकंड फंक्शन है वो है ऑन टू फंक्शन। जो थर्ड फंक्शन है हमारे पास वो होता है मैनी वन फंक्शन। और इसके बाद एक फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। लेकिन मैनी वन और इनटू फंक्शन ये दोनों जो है हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनसे क्वेश्चन हमारे अब नहीं आते हैं।
हाँ, आप एमसीक्यूज़ में थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि मैनी वन फंक्शन क्या होता है, वो ठीक है, लेकिन मैनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन के लिए आपके पास अब क्वेश्चंस नहीं आते। आपके पास सिर्फ 2 ही सिलेबस में कोर्स रहेगा, वन वन और ऑन टू। तो चलिए बारी बारी इनके बारे में समझते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वन वन फंक्शन का। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वन वन फंक्शन? इसके कहने से देखिए पता चल जाता है। जो आगे वाला वन है ये डोमेन का वन है, पीछे वाला जो वन है ये को डोमेन का है। यानी कि डोमेन में एक इमेज अगर आपने उठाई है तो उसकी एक इमेज, डोमेन से अगर एक एलिमेंट आपने उठाया, एक डोमेन उठाया है, तो को डोमेन में उसकी एक ही इमेज बननी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वन वन फंक्शन के लिए क्या होगा, वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन में क्या है, सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझिए। एवरी डोमेन हैज़ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज। देखिए सिर्फ एक वर्ड बदला है, वो है कौन सा, डिस्टिंक्ट का। फंक्शन की डेफिनेशन जब हमने बोली थी तो हमने कहा था कि एवरी डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज, है ना, इन को डोमेन। अब यहाँ हम बोल रहे हैं कि एवरी डोमेन हैज़ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज हो। यूनिक का मतलब मैंने आपको बताया था एक होनी चाहिए, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अब अलग अलग। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, यानी कि एवरी डोमेन हैज़, हर डोमेन की अपनी एक इमेज होनी चाहिए और हर इमेज अलग अलग होनी चाहिए। जैसा कि वहाँ पे हमने वन का भी ए बनाया था। देखिए हम लोग पीछे वाले कॉलम में अगर चले जाएं तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने वन पे इमेज बनाई थी ए, टू पे इमेज बनाई थी ए। यहाँ पे देखो दो डोमेन्स के लिए सेम इमेज आ गई थी, सेम इमेज आ गई थी। तो सेम इमेज नहीं आनी है, इस बार अलग अलग आएगी। वन के लिए ए होगा, टू के लिए बी होगा, थ्री के लिए सी होगा, फोर के लिए डी होगा, है ना। ऐसे सभी के लिए अलग अलग इमेज अगर आएगी तभी वो वन वन फंक्शन हो पाएगा, अदरवाइज वन वन फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखिए वन वन फंक्शन कैसे काम करेगा। वन वन फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपको मैंने यहाँ पे दो कॉलम बना लिए, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और सेट ए से बी का फंक्शन है। अब यहाँ वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो सबसे पहले तो देखिए वन, मान लीजिए किसी रिलेशन में वन रखने पर ए आ गया, टू रखने पे सी आ गया, थ्री रखने पे बी आ गया। तो ज़रा देखते हैं मेरी डेफिनेशन पूरी हुआ। एवरी डोमेन, तो 3 डोमेन थे यहाँ पे, तो तीनों डोमेन की एक एक यूनिक इमेज है। ऑफकोर्स वन की भी एक इमेज है, टू की भी एक इमेज है, थ्री की भी एक इमेज है, और कह रहा है वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब वन रखने पे एक अलग वैल्यू आए, टू रखने पे एक अलग वैल्यू आए, थ्री रखने पे एक अलग वैल्यू आए। तो देखिए वन रखने पे एक अलग वैल्यू आई है, टू रखने पे एक अलग वैल्यू आई है, और थ्री रखने पे एक अलग वैल्यू आई है। इन्हें अगर हम रिलेशन की तरह ट्रीट करें तो ये आ जाएगा 1, ए, ये आया है 2, सी, और ये आया है 3, बी। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे डोमेन सबके अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है ही, और हर डोमेन की एक अलग अलग इमेज मिल रही है, हर डोमेन की एक अलग अलग इमेज बन रही है। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। तो ये कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, तो वन वन फंक्शन किन्हें कहते हैं, जिनका डोमेन जो होता है वो यूनिक होता है, डोमेन की जो इमेज होती है वो यूनिक होती है और डिस्टिंक्ट भी होती है कोडोमेन के अंदर। अब बात आती है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम क्या ये ये एरो डायग्राम और ये सब बना के क्वेश्चन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास एक और मेथड भी रहता है, और वो मेथड क्या है, देखिए एक मेथड रहता है कि इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 सो x1 इक्वल्स टू x2। देखिए अगर मुझे ये चीज़ गिवन हो जाए, fx1 बराबर fx2 के बराबर है, अगर ये चीज़ गिवन हो जाए, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि x1 और x2 बराबर हैं। x1 x2 कौन है, फंक्शन के साथ जो पहली बार जो टर्म लिया गया था x1, और फिर उसी फंक्शन के साथ जब दूसरी बार कोई दूसरा टर्म लिया जाएगा x2, दो अलग अलग टर्मों पर फंक्शन की वैल्यू अगर सेम है, इक्वल दे दें, और बाद में हम उन दोनों टर्म्स को भी बराबर प्रूफ कर दें, तो वो हमारे लिए वन वन फंक्शन हो जाएगा। तो क्या है गिवन हमारे पास, कंडीशन हमारे पास होता है कि अगर इफ़ fx1 बराबर fx2 है तो आप प्रूफ कर दो कि x1 बराबर x2 है। अगर आपने x1 बराबर x2 प्रूफ कर दिया तो वन वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखिएगा एग्जांपल में, सपोज दैट कि मेरे को एक फंक्शन दे रखा है और फंक्शन की वैल्यू है 1/x। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1/x। अब मुझे पता करना है कि ये जो फंक्शन है 1 1 है या नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले यहाँ पे x या x1 ले लिया, तो ये हो गया 1/x1, और
कोई दूसरी वैल्यू ले ली x2, तो ये हो गया 1/x2। क्वेश्चन ने बोला था कि ये चीज़ गिवन होगी, क्या होगी, fx1 जो होगा वो fx2 के इक्वल होगा। तो fx1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/x1 है, और fx2 की वैल्यू कितनी है, 1/x2 है। अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा x1 = x2। तो देखिए यही तो हम शर्त कह रहे थे, हमने कहा था कि अगर fx1 fx2 के बराबर हमको दे दें तो मेरा x1 x2 बराबर अगर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे जो दिए हुए दो फंक्शंस थे, दो जो एलिमेंट थे, अगर वो दोनों एलिमेंट यहाँ पे इक्वल हो जाए बिना फंक्शन के भी, तो ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। सो fx = 1/x इज़ 1 1। ठीक, दैट्स इट, बस इतना सा होता है। 1 1 के लिए आपको एक कंडीशन चाहिए होती है। ऐसे तो 1 1 प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है कि ग्राफ बनाइए, जैसे कि मान लो ये देखो साइन का ग्राफ होता है, ये ऐसे करके साइन का ग्राफ है यहाँ पे। अब साइन का ग्राफ इस तरीके से है, तो 1 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने को कहते हैं। अगर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ने मेरे ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे काटा होता तो ये ग्राफ जिस भी चीज़ का होता वो 1 1 हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ पे जो साइन एक्स है उसे 1 2 3 4 5 6 6 जगहों पे काट दे रही है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसे 6 जगहों पे काट दे रही थी, यानी कि 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी 1 में चला जाएगा। ठीक है, जैसे एक फंक्शन है मेरे पास, मान लीजिए इस तरीके से, मेरे को इस तरीके से एक ग्राफ दे दिया किसी चीज़ का। अब मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लूँ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, चाहे एक और खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, चाहे यहाँ से खींचो, हर हॉरिजॉन्टल लाइन पे बस एक ही वैल्यू आ रही है। देखिए हर हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक ही वैल्यू आ रही है ना। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी ग्राफ को एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पर काटेगी तो वो ग्राफ जिस फंक्शन का होगा वो फंक्शन 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल है आपके पास जब आपको दिए हुए फंक्शन का ग्राफ बनाना आता हो। अगर आप दिए हुए फंक्शन का ग्राफ नहीं बना पाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है आप नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट मेथड जो आपके पास रहता है वो यही रहता है कि fx1 जो है fx2 के अगर बराबर दे दिया जाए, जो कि होता ही है क्वेश्चन में, तो x1 = x2 आप प्रूफ कर दीजिए, और अगर हो गया इक्वल तो इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए 1 1 फंक्शन समझने के बाद में, आई होप आपको 1 1 फंक्शन समझ में आ गया होगा। 1 1 फंक्शन समझने के बाद अब हम समझते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अब देखिए सेकंड जो आपके पास आता है वो होता है ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है इसमें आप एक सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास ये एक डोमेन है और ये एक को डोमेन का सेट है, सेट ए सेट बी, और फंक्शन A to B चल रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, ऐसे करके लिखा है। अब 1 रखने पर A आंसर आ गया होगा, 2 रखने पे मान लो C आंसर आ गया हो, ठीक है, और 3 रखने पे B आ गया हो, 4 रखने पे D आ गया हो, ऐसे करके रखने। तो देखिए हर डोमेन की एक इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो है ही, ऊपर से सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है, तो ये 1 1 फंक्शन भी है। अब हमें चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू कैसे पता चलता है, देखिए ऑन टू पता चलता है, ये जो आपका सेट होता है ये वाला, ये कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोडोमेन। अब कोडोमेन के अंदर जो इमेज होती हैं, इमेज, इन्हें बोला जाता है इमेजेस, इन्हें बोलते हैं इमेजेस। जब आप इन्हें इमेजेस बोलते हैं तो ये जो ए वाली होती है जो कि डोमेन होता है आपका, इस डोमेन में ये जो 1 2 3 4 होते हैं इन्हें प्री इमेजेस के नाम से जाना जाता है, प्री इमेजेस। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन किन्हें कहते हैं, ऑन टू फंक्शन उन्हें कहा जाता है जब कोडोमेन के अंदर मौजूद सभी इमेजेस की एक प्री इमेज मौजूद हो। अगर जैसे कि ए की एक प्री इमेज कौन है, 1 है, बी किसकी वजह से आया है, 3 की वजह से आया है, तो इसकी भी प्री इमेज क्या मानी जाएगी, 3। सी किसकी वजह से आया है, 2 की वजह से आया है, तो इसकी भी प्री इमेज मौजूद है। डी किसकी वजह से आया है, 4 की वजह से आया है, तो डी की भी प्री इमेज मौजूद है। यानी कि कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अगर उनकी एक प्री इमेज डोमेन में मौजूद है तो ऐसे केसेस में ये जो कंडीशन है, ये जो रिलेशन रहा होगा, वो रिलेशन वो जो फंक्शन रहा होगा या रिलेशन रहा होगा वो एक ऑन टू फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। वो कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक एलिमेंट ई है और वो ई एलिमेंट के लिए कोई इमेज मौजूद नहीं है, तो ये उसी समय से नॉट ऑन टू हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि ऑन टू फंक्शन में क्या कहा गया, मैंने कहा
कि कोडोमेन के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो कोडोमेन में एक ई भी बचा हुआ था, उस ई की कोई प्री इमेज नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये जो दिया गया फंक्शन है मेरे पास, ये जो फंक्शन होगा ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन जो आपके पास होती है वो आप ये समझिए कि जो आपकी रेंज होती है वो कोडोमेन के बराबर हो जानी चाहिए। रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए। देखिए रेंज कौन होता है? जिनके ऊपर एरो आता है। तो एरो ए पे आया, बी पे आया, सी पे आया, डी पे आया, तो रेंज कितनी हो गई? ए बी सी डी। यहाँ पे रेंज कितनी है? यहाँ पे देखिए ए बी सी डी है इस समय। और जो कोडोमेन है वो कितना है? वो है ए बी सी डी और ई है। तो देखिए रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हुई। अगर ये बराबर नहीं हुई तो नॉट ऑन टू है। ये कैसा है? नॉट ऑन टू। लेकिन सपोज दैट ये जो ई है यहाँ से मैं हटा दूँ, ये ई ना होता तब यहाँ पे भी ई नहीं होता, और अगर तब यहाँ पे ई नहीं होता तो इसका मतलब ए बी सी डी और ए बी सी डी ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। और जब अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो दिया गया फंक्शन ऑन टू हो जाता। तो ये क्या है हमारे पास? ऑन टू फंक्शन। ठीक, फिर से बात समझ में आ रही है? फिर से हमसे कहा गया कि हर बार क्या हम लोग ऐसे एरो डायग्राम बना करके ऑन टू फंक्शन बता सकते हैं? ऑफ कोर्स बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग बिल्कुल बता सकते हैं। जनरली ये जो क्वेश्चन आते हैं 1 1 ऑन टू के, ये एमसीक्यूज़ पैटर्न में आते हैं। तो एमसीक्यूज़ पैटर्न में ज़्यादा अच्छा होता है कि हमें किस तरह बस आंसर चाहिए होता है, प्रूविंग तो करने की रिक्वायरमेंट रहती नहीं है। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आंसर निकालने का। ठीक है, बेस्ट मतलब कि आप इनसे थोड़ा जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये एरो डायग्राम ना बनाना पड़े तो जिस तरह मैंने 1 1 फंक्शन के लिए एक कंडीशन बताई थी कि fx1 बराबर fx2 अगर है तो वो x1 बराबर x2 हो जाएगा, वैसे यहाँ पे भी कोई कंडीशन होती है क्या? हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे भी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है? ध्यान समझिए। कंडीशन ये होती है कि अगर आप लेट fx बराबर y प्रूफ कर दीजिए, fx बराबर y की कंडीशन में प्रूफ कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने सपोज दैट कि अभी हमारे पास जो फंक्शन होगा वो y के कंडीशन में रहता है। ठीक है, जितने भी फंक्शन होते हैं सबको y माना जाता है। मान लो y बराबर 1/x है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि सॉल्व करके लाऊं और x बराबर 1/y हो जाए, x बराबर 1/y की कंडीशन चली जाए। ऐसे केसेस में हम लोग इसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, वही वाला फंक्शन ले लेते हैं जो अभी पीछे लिया था, fx बराबर 1/x। हमें चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं लेट y बराबर fx है। y बराबर fx है, ये तो होता ही है, सारे फंक्शन को y माना जा सकता है। तो y बराबर fx की वैल्यू हमारे पास फंक्शन कितना है? 1/x है। अब हम x को अगर इधर भेज दें y की जगह पर, ठीक है, तो ऐसे चाहे तो देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x यहाँ आ जाएगा और ये 1/y नीचे आ जाएगा। आ गया यहाँ पे? अब जरा ध्यान से समझिए। अब यहाँ क्वेश्चन में ना शुरुआत में ही आपको दिया जाएगा कि जो x और y हैं वो क्या है, वो रियल नंबर है या कैसे नंबर है, वो पता चल जाना चाहिए। सपोज y जो है एक रियल नंबर है। y कैसा है? एक रियल नंबर है। अब अगर y एक रियल नंबर होगा तो y की यहाँ पे चाहे जो भी वैल्यू रखिए एक्सेप्ट ज़ीरो, ऐसे कंडीशन भी देंगे। अब y की वैल्यू चाहे यहाँ जो कुछ भी रखिए, चाहे जो भी वैल्यू रखिए, x का एक यूनिक आंसर ही आएगा। जैसे y की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, अगर मैंने y की वैल्यू 1 रख दी तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। यहाँ 1 रखोगे 1/1 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू 2 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1/3 आ जाएगी। y की वैल्यू अगर आप √2 रखेंगे तो इसकी 1/√2 आ जाएगी। यानी कितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हैं उन सभी कोडोमेन के एलिमेंट के लिए एक एक प्री इमेज पहले से ही मौजूद है हमारे पास। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो फंक्शन fx बराबर 1/x है इज़ ऑन टू है। ये कैसा है? ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। देखिए ये चैप्टर जो है आपके पास, जो लोग अभी अभी क्लास 12th में आए हैं, जिन्होंने अभी एकदम नई नई क्लासेस शुरू करी हैं, जनरली ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को तब भी देखेंगे जब उनका बोर्ड का पेपर नज़दीक आने लगा होगा। तो वो लोग तो इस चैप्टर को पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे तो उन्हें अजीब नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग 11 से 12th में जस्ट अभी अभी आए हैं उनके लिए जो ये चैप्टर है वो थोड़ा सा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने पहले कभी आज से
जब से पढ़ाई करें तब से ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं उन लोगों ने। तो यहाँ पे है थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड होना पड़ेगा, कंसंट्रेट होना पड़ेगा और कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर अभी भी अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में या मेरे ऑनलाइन चैनल से ना समझ में आ रही हो, तो आप इस एक्सरसाइज का जब इसके क्वेश्चन कराए जाएंगे 1 1 on 2 का, तब ये चीज़ आपको 100% क्लियर हो जाएगी। इट इज़ माई गारंटी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।